महीनों पहले ब्याह करके गया था, बहू को साथ ही ले गया। एक दिन भी मेरे पास नहीं छोड़ा। बेटी नहीं थी, मुझे तो क्या, मैं बहू को लाड नहीं लडाती। सुलेखा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भावुक हो गई। दिनेश जी ने संभाला और बैठाया। इतना दुखी क्यों होती हो? मैं तो कब से उसे बुला रहा था, पर उस दिन वह पहली बार बोला कि आप ही रहने आ जाइए। उसे तो समय नहीं है, नौकरी भी तो करनी है। आजकल नौकरी घर परिवार रिश्ते और भावनाओं से ज़्यादा जरूरी हो गई है। काम भी तो उसी से चलता है, शहर के खर्चे भी तो बहुत होते हैं। अब तो सामान बांध लो, फिर ना कहना कि कुछ छूट गया है। और हाँ, वहाँ पहनने के लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ भी रख लेना। बहू भी तो पढ़ी लिखी नौकरी वाली है, उसके सामने तुम कुछ कम नहीं लगनी चाहिए। अरे बहू से कैसी बराबरी, वह तो मेरी बेटी जैसी है, कम या ज़्यादा क्या होता है। अब उसके जैसी तो सुंदर नहीं लग सकती हूँ, वो तो जाने क्या क्या पहनती है। और यह कहकर सुलेखा जी हंसने लगती हैं। कितना छोटा था हमारा विपुल। अरे शहर रहने जा रहे हैं, तुम तो सारा गांव ही साथ में बांध ले जाओगी क्या? दिनेश जी ने अपनी पत्नी सुलेखा जी को सामान बांधते हुए देखा तो आश्चर्य से बोले, हाँ तो ले जाऊंगी। मेरे बेटे से पहली बार मिलने शहर जो जा रही हूँ, उसकी पसंद के यह लड्डू बनाए हैं और सूजी की मठरी है, आम का अचार और यह बेसन की नमकीन। वहाँ मसाले शुद्ध थोड़े ना मिलते होंगे। महीने 2 महीने के वह भी मंगवा लिए। 2 किलो बड़ियाँ और यह आलू के पापड़, साथ में गांव का देसी घी। बेटे बहू शुद्ध खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। पता नहीं उन्हें शहर में कुछ मिलता भी होगा या नहीं। फिर अभी नई नई गृहस्थी बसी है। मुझे जो भी सामान समझ आया मैंने बांध लिया। अब आपका कोई हक नहीं है मेरे और मेरे बेटे के बीच में बोलने की। मैं तो कितना रोई थी, पर आपने मेरी सुनी ही नहीं, शहर पढ़ने भेज दिया। अब तो विपुल वहाँ का होकर रह गया है, गांव भी नहीं आता। आपको याद है, शादी के इतने सालों बाद वह हुआ था। मैंने मंदिर जाकर कितनी प्रार्थना की थी, पूजा पाठ जो जिसने बोला वह किया। कितने इंतजार के बाद मेरी गोद भरी थी, पर वह बड़ा कमज़ोर हुआ था। डॉक्टर ने भी कहा था अच्छे से देखभाल करनी होगी, बच्चा बड़ा ही कमज़ोर है। उसकी रोज़ मालिश करती थी, सुबह शाम करती थी, ताकि हड्डियां मजबूत हो जाए और वह चलने लगे। कितनी मुश्किल से चलने लगा था और बोली भी नहीं आई थी। हर काम उसका देरी से हुआ था। ईश्वर ने एक संतान दी, पर उसे भी मुश्किल से पालना पड़ा। जब वह बड़ा हुआ तो पढ़ने में तेज निकला, कक्षा में पहले नंबर पर आता था। सब कहते थे विपुल बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और आज बड़ा होकर बड़ी सी नौकरी करने लगा है। पत्नी भी अपनी पसंद का लाया है, पर देखा ना, बहू को हमारे पैर भी ना छुए। थोड़ी आजकल के ज़माने की है, मुझसे तो बात भी ज़्यादा ना हुई। बस हाँ में हाँ और ना में ना कर देती थी। हाँ, पर शादी के तीसरे दिन तो दोनों चले गए थे। नौकरी जो करनी थी, मन भर कर देखा भी नहीं। मैं तो काम में ही उलझी हुई थी। अब छोड़ो ना, क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गई। अब घर इतने दिनों बंद रहेगा तो उसे भी संभाल कर जाना है। तभी मोबाइल में घंटी बजती है। उसे सुनकर सुलेखा जी खुश हो जाती हैं। सुनो जी, लगता है विपुल का फ़ोन है। वह लपक कर उठा लेती है।
हाँ बेटा, कैसा है? तूने खाना खा लिया क्या? क्या माँ, हर बार एक ही सवाल। मैं तो कोई बच्चा हूँ जो आप मुझे खाने की पूछ रहे हो? मेरी बाबूजी से बात करवाओ। बाबूजी, उस खेत का क्या हुआ? आपने सौदा किया या नहीं? अब शहर में मुझे अपनी सोसाइटी में फ्लैट लेना है, तो जल्दी पैसा चाहिए। डाउन पेमेंट भी देना होगा। आप जल्दी से खेत का सौदा कीजिए। वैसे भी अब उसमें पहले की तरह फसल होती कहाँ है। और गुस्से में उसने फ़ोन रख दिया। विपुल क्या कह रहा है? सुरेखा जी ने उन्हें पूछा तो संभल कर बोले, हाँ, कह रहा था सारा सामान अच्छे से पैक कर लेना। सफ़र के बीच के लिए भी खाना रख लेना। ट्रेन में अच्छा खाना मिलता नहीं है। माँ बाहर का खाएगी तो उनका पेट खराब हो जाएगा। दिनेश जी ने हकलाते हुए कहा। तो सुरेखा जी ने कहा, सही कह रहा था मेरा बेटा। माँ की सेहत की चिंता तो होगी ही। अभी भी मेरा विपुल मेरा कितना ध्यान रखता है। और वह काम में लग गई। दिनेश जी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। जिंदगी भर खेतों में काम किया। खेतों की फसल को ही बेचकर घर चलाया। खेतों में उनकी जान बसती थी और बेटा उम्मीद कर रहा था कि जो भी खेत है उन्हें बेचकर पैसा उन्हें दे दे, ताकि वह शहर में रह सके। उसमें कभी नहीं सोचा कि अगर खेत बेचकर सारे पैसे उसे दे दी तो वह दोनों बुढ़ापे में खाएंगे क्या। वह खुद खेत में काम नहीं कर सकते, पर करवा तो सकते हैं। और अभी से बेटे बहू पर निर्भर होना उन्हें मंजूर भी नहीं था। अब वह अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहते थे। खेत बेच देंगे तो घर कैसे चलेगा। भले ही वह कमाता हो, पर उसने आज तक अपने माँ बाबूजी पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया था। शहर में रहने वाले मोटे खर्चों की दुहाई देकर दिल कितने छोटे हो जाते हैं जब अपने ही माता पिता पर खर्च करने से कतराते हैं, जिनकी वजह से आज वह अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जब सुरेखा जी सो रही थी तो दिनेश जी ने खेत की और घर के कागज़ निकाले और जल्दी सुबह ही अपने एक मित्र जो वकील थे उनके पास चले गए। सारी बात उन्हें बताई। वकील ने उन्हें सब कुछ समझाया। कुछ लिखा पढ़ी हुई और वह घर आ गए। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? रमेश के घर चाय पीने गया था। तुम्हें तो पता है, उससे मिले बिना मैं कहीं बाहर नहीं जाता हूँ। अब 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो घर खेत तो किसी को संभालने बोल कर जाने पड़ेंगे। ऐसे कैसे सामान उठाए और चल दे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने रास्ते भर का खाना बांध लिया है। आपकी वजह से देर हो गई तो फिर माफ़ ना करूँगी। सुलेखा जी बनावटी गुस्से में बोली, अरे वह तो ठीक है, पर बहू के सामने मुझे हुकूमत ना देना, ना ही डांटना, वरना वह भी मेरी इज्जत ना करेगी। ऐसे कैसे नहीं करेगी? जो मेरे पति की इज्जत नहीं करेगी, उससे मेरा भी कोई वास्ता ना होगा, चाहे वह मेरी बहू या बेटी ही क्यों ना हो। मेरे लिए तो आप ही पहले रहोगे। सुलेखा जी ने कहा, देखो अपनी बात पर कायम रहना, समय आने पर पलट मत जाना। दिनेश जी ने गंभीर होते हुए कहा। उनके चेहरे के भाव पढ़कर सुलेखा जी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके और विपुल के बीच में कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था।
अब ऐसी स्थिति का कुछ पता नहीं, इस जमाने में कब किसके साथ क्या हो जाए। आपकी यही पहेली डरा देती है। कभी तो कहते हो मजाक कर रहा था, कभी गंभीर हो जाते हो। और सुलेखा जी सामान बाहर रखने लगी। दिनेश जी हाथ से सामान लेते हुए बोले, बेटे से मिलने की बड़ी खुशी हो रही है। इतना वजन उठाओगी तो इस बुढ़ापे में हड्डियां बोलने लगेंगे। बूढ़े होंगे आप, मैं तो अभी भी जवान हूँ। मेरे बालों और रूप में कोई कमी नहीं आई है। और दोनों हंसने लगे। सभी पड़ोसियों को बताकर सबसे पहले दोनों गांव के स्टेशन से शहर की ट्रेन में चढ़ गए। लंबा सफ़र था। 22 घंटे की थकाने वाली यात्रा करके दोनों शहर के स्टेशन पर पहुंच गए। सुलेखा जी की नज़रें बेटे को ढूंढ रही थी। लेने नहीं आया। मुझे तो लगा दोनों बेटे बहू स्टेशन पर मिलेंगे। आज रविवार है, उनका ऑफिस भी नहीं है। सामान एक तरफ रखकर दोनों बैठे। फिर अपने बेटे को फ़ोन लगाया। क्या बाबूजी, आज संडे है, चैन से सो भी नहीं सकता क्या? आपकी बहू भी देर रात तक काम करती है। आपने तो उसकी भी नींद खराब कर दी। आपको तो नींद इस उम्र में आती नहीं है, पर हमें तो कोई भी काम था तो देर से फ़ोन कर देती। और बाबूजी, आपने खेत बेचे या नहीं? मुझे घर लेना है। आपको तो हमारी ज़रा भी चिंता नहीं है। कब से कह रहे हैं खेत बेच दो, तो मैं घर ले लूँगा। अब अपनी पत्नी को कब तक किराए के घर में रखूँगा? इतनी जायदाद रखी है, क्या मरोगे तो छाती पर लेकर जाओगे? वैसे भी इकलौती संतान हूँ। अभी दे दो, बाद में भी सब कुछ मेरा ही होगा। ठीक है, खेत बेचकर सारा पैसा तुझे दे दूँगा, पर फिर हम खाएंगे क्या? हम दोनों का खर्चा तो खेत से ही चलता है। तू हमेशा साथ में रख लेगा तो मैं खेत बेच दूँगा। बाबूजी, मैं आपको अपने साथ कैसे रख सकता हूँ? मैं और शिखा तो ऑफिस जाते हैं। फिर आपका मन तो गांव में लगता है, आप यहाँ नहीं रह पाओगे। फिर हमारी अपनी ज़िंदगी भी तो है। आप और माँ यहाँ रहोगे तो शिखा को परेशानी होगी। ठीक है, तो फिर हम गांव में रह लेंगे। तू हमें खर्चे के 20,000 रुपये महीने भेज दिया करना। दिनेश जी ने कहा। क्या बाबूजी, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं आपसे खेत बेचने को कहता ही क्यों? 20,000 रुपये महीने आपको भेज दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? आप सब बेचकर शहर आ जाइए। यहाँ काफ़ी वृद्धाश्रम है, मैं आप दोनों को वहाँ रखवा दूंगा। समय पर खाना मिलेगा। ढेर सारी अपने ही उम्र के लोग होंगे। यह सुनकर दिनेश जी का खून खौल जाता है। वाह बेटा, तुझे यही संस्कार दिए हैं। आज तो बड़े अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभाया। पत्नी की फ़िक्र है कि उसे किराए के घर में कैसे रखूँगा, पर माता पिता को अनजान वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए तुझे शर्म ना आएगी? संस्कार तो हमने ही दिए थे। शहर की हवा लग गई है। आज मैं और मेरा परिवार है, कल को तेरे बच्चे होंगे, वह भी तेरे साथ यही करेंगे, तो तुझे कैसा लगेगा? माता पिता को बेघर करके तू अपना घर बसाएगा? और कान खोल कर सुन ले, मैं खेत किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा, और हम दोनों किसी पर बोझ नहीं। तुझे तो यह भी याद नहीं है कि तूने हमें रहने को बुलाया था। हम तो तुझे मिलने को बेहद उत्साहित थे। हम तो यहाँ तेरे शहर में
स्टेशन पर खड़े हैं। तेरी माँ तेरे आने का इंतज़ार कर रही है। दिनेश जी भर्राए गले से बोले। मैंने तो आपको रहने को नहीं बुलाया, वैसे भी कभी ऐसे ही बोल दिया होगा। एक संडे ही तो मिलता है आराम करने के लिए। बाबूजी, कोई भी आपको बोल दे कि हमारे घर रहने आइए, तो आप क्या उठकर चले जाएंगे? जाने अनजाने मेरे मुंह से निकल गया होगा। यह सुनकर दिनेश जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर के लिए वह सन्न रह गए। सुलेखा जी ने फ़ोन हाथ में लिया। तो मैं बोल रहा था, बाबूजी, बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए। आप ऐसे कैसे मेरे यहाँ आ सकते हैं? मेरे और शिखा के अपने कुछ प्लान हैं। फिर आपने बताया भी नहीं और आ गए। कम से कम एक बार फ़ोन करके बताना तो चाहिए। क्या शहर है आप किसानों का गांव नहीं है। विपुल, तू चुप कर। तू मेरे पति का इस तरह से अपमान नहीं कर सकता है। हम किसान हैं और खेती करते हैं। तुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे के घर आने के लिए भी बताना पड़ता है। यह तेरे शहर की संस्कृति होगी। हमारे गांव में तो आज भी अनजान मेहमान भगवान के समान ही होते हैं। फिर हम तो तेरे माता पिता हैं। तभी फ़ोन दिनेश जी ने वापस ले लिया। अब तू सुन, तुझे खेत और घर में से 1 फुटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। तू अपनी पत्नी को कैसे रखेगा, यह तेरा मसला है। मैं आने से पहले ही सारे कागज़ तैयार करके लाया था। यह घर और खेत हम दोनों के नाम रहेंगे, और जब हम दोनों इस दुनिया में नहीं होंगे तो यह घर और खेत बेचकर जो धनराशि मिलेगी वह गांव के अनाथालय में चली जाएगी। ईश्वर ने इतनी प्रार्थना के बाद तुझे दिया था। काश वह ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता तो हमें तेरे जैसा नालायक बेटा तो नहीं होता। हम तो तुझे मिलने आए थे, तेरे साथ रहने आए थे, पर तुझे तो सिर्फ खेत के पैसे लेने हैं। अपने माँ बाबूजी का प्यार और आशीर्वाद नहीं चाहिए। आज से तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर चुके हैं। कभी गांव आकर शक्ल दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम वापस गांव जा रहे हैं। यह तो तेरी माँ की जिद थी, इसलिए तुझसे मिलने को चला आया, पर बहुत बड़ी गलती की। काश सुरेखा यह सब नहीं देखती। हम तो बेटे का घर अपना समझकर रहने आए थे। दिनेश जी और सुलेखा जी ने सामान उठाया और स्टेशन से ही वापस घर की ओर चल दिए। दोस्तों, माता पिता बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, पर वही बच्चे बड़े होकर उनकी भावनाओं और प्यार को समझ नहीं पाते हैं। शहर चले जाते हैं। गांव की संस्कृति, माता पिता के त्याग और प्यार को क्यों भुला देते हैं। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।